बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से वेलकम करता हूं। आज का ये वेबिनार, जैसा कि आप सबको इसके बारे में इल्म है कि हम वैल्यू एडिशन ऑफ बनाना पे इस वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो बनाना पैदा किया जाता है तकरीबन 1,55,000 टन, उसकी सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए पीएचडेक ने ये इनिशिएटिव लिया है कि उसकी वैल्यू एडिशन पे काम किया जाए। तो उसी सिलसिले में ये वेबिनार है, लेकिन वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीएचडेक का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से कुछ लोग तो, क्योंकि ये बनाना पे इस सीरीज का पहला वेबिनार है, तो हमारे जो बनाना के स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें कुछ लोग नए हैं और कुछ लोग तो खैर पीएचडेक के बारे में बड़ा ब्रीफली जानते हैं। तो पीएचडेक जो है वो कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई थी, जो कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत, उनके मातहत अपने प्राइस सर अंजाम दे रही है। अगर विजन की हम बात करें पीएचडेक की, तो पाकिस्तान को इस खित्ते में सबसे ज्यादा मुसाबकती और मौसर हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करना और फराहम करने वाला मुल्क बनाना है। मिशन में पाकिस्तान हार्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना चाहता है और इसकी जो पाकिस्तान की ज़रूरी आमदनी है इसमें इजाफा करना, वैल्यू एडिशन के ज़रिए कौमी ज़रूरी जीडीपी में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना, जबकि हार्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना है। अब इसमें एक चीज काबिल जिक्र है जो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी में अपना वर्क प्लान 2022 से 2025 तक का बनाया हुआ है, कि जो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक खातिर खा हमारी एक्सपोर्ट में, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। और ये सीरीज ऑफ वेबिनार भी उसी एक वर्क प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के मकासद: हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की पैदावार को बढ़ाना, हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद अज बर्दाश्त बर्दाश्त नुकसानात को कम करना। अब मकासद में ये जो हमारा दूसरा मकसद है कि बाद अज बर्दाश्त नुकसानात को कम करना, इसमें वैल्यू एडिशन एक सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है, कि हमारे जो हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस हैं उनको कम तभी किया जा सकता है जब हम प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे।
तो ये जो सीरीज ऑफ वेबिनार है वैल्यू एडिशन की, बेसिकली ये जो हमारे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मकसद में मकसद नंबर 2 है, ये उस सिलसिले को उसको अचीव करने के लिए ये सीरीज ऑफ वेबिनार रखी गई है। इसमें डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आएंगी, राय आएंगी, उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपने कुछ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कुछ इस पे वैल्यू एडिशन पे काम करेंगे। तो ये वैल्यू एडिशन का हमारा जो सीरीज है उसका पर्पज ये है। तीसरा जो मकसद है उसमें जो फल और सब्जियां हैं उनके मेयार को बेहतर बनाना और उनकी पैकिंग को बेहतर बनाना, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। जो चौथा मकसद है पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का, वो सरप्लस जो भी फल और सब्जियां हैं हमारे पास, जैसे कि पोटैटो हो गया, हमने पिछले वीक में पोटैटो पे वेबिनार किया है, मैंगो है, सिट्रस है, डेट्स हैं, इसी तरह बनाना की भी हमारी सिंध में अच्छी खासी प्रोडक्शन है। तो जितनी भी सरप्लस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू एडिशन पे काम करना, ये भी हमारा जो मकसद में से एक मकसद है। अभी इस सीरीज में ये जो बनाना का वेबिनार रखने का मकसद ये है कि हमारा जो बनाना है वो सिंध में तकरीबन 1,40,000 टन प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में टोटल जो प्रोडक्शन है वो बनाना की 1,55,000 टन है, और ये 35,000 हेक्टेयर पे काश्त किया जाता है। तो इस स्टैट्स को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो तकरीबन 85 to 90% हमारा बनाना जो है वो सिंध में काश्त किया जाता है, जबकि बाकी 10 से 15% बाकी 3 सूबों में बनाना काश्त किया जाता है। तो इस अभी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डेफिनेट हम आएंगे जब सीजन होगा उसका, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसमें हम वेबिनार करेंगे। तो अभी क्योंकि इसकी एंड ऑफ सीजन क्या वो एक चल रहा है सेशन, तो इसके लिए हमने डॉक्टर अहमद दीन साहब हैं हमारे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इनको हमने इस वेबिनार में जो है वो बुलाया है कि वो आके अपने जो है ना वो एक्सपीरियंस शो करें, वैल्यू एडिशन पे कौन सा काम हो सकता है उसके बारे में हमें ब्रीफ करें। तो उससे पहले मैं सीईओ पीएच डेक अतर हुसैन खोखर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो पीएच डेक के रोल और जो वैल्यू एडिशन चेन ऑफ वैल्यू एडिशन है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। कामरान सीईओ साहब हैं हमारे साथ? आई थिंक अभी सीईओ साहब ज्वाइन नहीं कर सके, वो किसी और मीटिंग में हैं, तो मैं अहमद दीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें। जी सर, इट्स ओवर टू यू सर। डॉक्टर अहमद दीन साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। चलें, बहुत मेहरबानी, मुझे अलाउ कर दें ताकि मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकूं। जी सर, आप अलाउ हैं सर। ओके। इज इट विजिबल? यस सर, विजिबल विजिबल सर। ओके। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पीएचडीसी का नहायत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने ये एक वेबिनार की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि एक सीखने सिखाने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम शेयर करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें, हमारे लिए नई चीज़ें हमें सीखने का मौका मिलता है। तो इस सिलसिले में जुल्कर नैन साहब, जाफ़र साहब और सीईओ साहब अतर साहब का नहायत ही मशहूर हूँ कि ये सिलसिला माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी और सारी है, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें इसी तरह आगे चलती जाएंगी। तो आज का जो हमारा जो वेबिनार है, वेबिनार की सीरीज में हमने जो चीज़ें डिसाइड की हैं उसमें मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ बनाना के ऊपर है। तो नो डाउट ये वाला टॉपिक बड़ा मर्जिंग है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो मैंने भी इसको जब ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया, इसको स्टडी करना शुरू किया, तो मेरे लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग एक कह लें कि ये टॉपिक बना, और इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि हम
अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें हमारा कंट्री जा रहा है, और जिस तरह हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है ये टॉप प्रायोरिटी के ऊपर आ गया, और ये फर्स्ट 4 मंथ जो है ना इस वक्त जो है गवर्नमेंट के, उन्होंने 100 बिलियन रुपीज ये उन्होंने कमिटेड कर लिया हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो डेफिनेटली ये हमारे हाईली पेरिशेबल और हाई वैल्यू क्रॉप्स जो हैं, ये चीज़ें इसके बगैर ये नामुकम्मल ही रहेंगी। तो मैं डॉक्टर अहमदीन एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में मैं काम कर रहा हूँ। और आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसकी उसकी जो आउटलाइन है वो रोड मैप आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सब पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल कंपोजिशन जो है बनाना की, इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। फिर बनाना की कल्टीवेशन जो है पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट की इसके ऊपर बड़े ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस करना और इसको लंबे अरसे तक तरोताज़ा रखना, सेफ रखना, और फार्म टू द फोक इसको हमने सही हालत में अपने कस्टमर कंज्यूमर तक लेके जाना। इसके बाद इसके अंदर आ जाता है थेरापेटिक प्रॉपर्टीज जो है बनाना की, कि इसके अंदर हम ये आपको पता है कि जो फंक्शनल और न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स हैं उनके ऊपर हम मतलब कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं की। जो भी चीज़ हम खाते हैं इलाज बिल गज़ा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो थेरापेटिक उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम देखेंगे कि बनाना इंसानी जिस्म के अंदर जाके इससे हमें कौन कौन से फ़वायद हासिल होते हैं। इसी तरह कुछ लिमिटेशन है इसकी कल्टीवेशन के ना, और इसी तरह हम अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। जब हम दुनिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हम दुनिया के साथ हम देखते हैं, तो हमें लॉट ऑफ इसमें लिमिटेशन नज़र आती हैं इसकी वैरायटीज़ में, इसके एरिया में। और इसको बाद बर्दाश्त, इसको हार्वेस्टिंग के बाद इसकी जो कह लेंगे इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, इसको रखना है, स्टोर करना है, इसकी सप्लाई चेन के बेशुमार इश्यूज हैं। अभी तक हमें उसके ऊपर भी काम करने की बड़ी ज़रूरत है। तो फिर जो मेन चीज़ है इसकी, जो आज का टॉपिक है जिसके लिए मैं इधर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, वैल्यू एडिशन ऑफ बनाना अराउंड द वर्ल्ड। हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कितनी गुंजाइश है, क्या क्या चीज़ें दुनिया बना रही है, और हमारे पास क्या है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितनी हमें इनपुट चाहिए, कौन से रॉ मटेरियल और इस तरह की चीज़ें हैं कि हम इसकी वैल्यू एडिशन को इधर भी इंट्रोड्यूस करवा सकें अपने पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में आपको पता है जो भी कॉन्सेप्ट है वो फार्मर से हट के तो हो ही नहीं सकता। फार्मिंग कम्युनिटी को हमने आगे रखना है। जो भी हमारी डेमोस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, वैल्यू एडिशन की हैं, कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, वो फार्मर के बगैर नामुमकिन है। तो पोटेंशियल जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं बनाना की, वो कौन सी बन सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे जो सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग और कॉस्ट एनालिसिस, जो बनाना जैम है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जैम कैसे बनता है, और इसमें हम कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन या अपने छोटे पैमाने की लेवल से अगर हमने इस चीज़ को स्टार्ट करना है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ मेरी वेरी कॉमन एंड वेरी जनरलाइज किस्म की मेरी रिकमेंडेशंस होंगी, जो कि वो है नीचे नोट्स जो है। तो उसके ऊपर बात करेंगे। वेरी कॉमन रिकमेंडेशंस की हम बात करेंगे, वेरी कॉमन रिकमेंडेशंस की बात करेंगे। और उसके बाद जो मैंने मटेरियल जो सेलेक्ट किया है, देखा है, उसके कुछ रेफरेंसेस है जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन साइंटिफिकली, इसको मूसा एक्यूमिनेटा इसका टेक्निकल नेम है। और ये क्लाइमेक्टेरिक नेचर का फ्रूट है। क्लाइमेक्टेरिक नेचर वो होते हैं जिनके अंदर एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का अमल बहुत तेज होता है। और आपको पता है कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है पाकिस्तान, हॉट ह्यूमिड वेदर है। और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो एरिया है इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बड़ा इशू है। ये वो क्लाइमेट होता है जो क्लाइमेटेरिक फ्रूट की पेरिशेबल जो नेचर है उसको बढ़ने नहीं देता। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ता है
ना कि अगर हम उसको क्विकली रिस्पॉन्स नहीं करते तो उसकी वो कह लें कि हमारी जो शेल्फ लाइफ है और डिटेरियोरेशन है और पोस्ट हार्वेस्ट के जो लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जो हार्वेस्टेड एरिया, इसमें वर्ल्ड प्रोडक्शन बनाना का जो है 124.9 मिलियन टन पर एनम है दुनिया के अंदर। और ये 5.3 मिलियन हेक्टेयर्स ये वहां से ये कह लें कि इतने ये एरिए पे लग रहा है तकरीबन। और पाकिस्तान जो है बनाना को कल्टीवेट जो कर रहा है उसका एरिया 35,000 हेक्टेयर्स के अराउंड अबाउट है। और इसमें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 154.8 टन प्रोडक्शन है इसकी एनुअली। तो मोर देन इसके अगर हम दुनिया में देखें 130 कंट्रीज जो हैं वो दुनिया के अंदर बनाना को प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर हम इसको स्टडी करें देखें इसको, और इसकी इसकी वैरायटीज हमें तो इधर कोई बहुत ज्यादा हमें इसकी वैरायटीज नहीं नजर आती। दो तीन वैरायटीज हम खा रहे होते हैं पंजाब में सिंध के अंदर। और अगर लिटरेचर देखें तो मोर देन 300 बनाना की वैरायटीज हैं जो कि 130 कंट्रीज में इनको ग्रो किया जाता है। और जिसमें डवार्फ और लॉन्ग वैरायटीज हैं कैवेंडिश टाइप, वो बड़ी फेमस है। तो इसी तरह ये वाली वो वैरायटीज हैं जो कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सक्सेसफुली इनको ग्रो किया जाता है। बस राई है, और इसके अंदर रेड बनानाज है, विलियम्स है, कैवेंडिश, ये NIGA-B और 1 और 2, ये वो वैरायटीज हैं जो कि बड़ी कॉमनली पाकिस्तान के अंदर ये वैरायटीज इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर इनको लगाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बेस पे अगर देखें तो इसका मैंने कंपैरिजन किया है। अगर ये स्लाइड आप सबको विजिबल है, बनाना का मैंने एक कंपैरिजन किया एवोकाडो के साथ। अच्छा, एवोकाडो को मैंने क्यों सिलेक्ट कर लिया? एवोकाडो हमें हम सबको पता है जो तो अवेयर हैं इसके साथ, एवोकाडो को सुपर फूड के अंदर रखते हैं साइंटिस्ट। और सुपर फूड वो होती है जिसके अंदर जनाब आपको मल्टीपल किस्म के विटामिन और मिनरल जो बॉडी को चाहिए वो आपको मिल जाए। और एवोकाडो वो फ्रूट है जो कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का भी ये सोर्स है। पाकिस्तानी एवोकाडो जो है इसमें 18% तक फैट कंटेंट है। लिटरेचर में आप देखें तो एवोकाडो के अंदर ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिनको हम गुड फैट्स कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, और हमारा वो कह लें कि हार्ट की हेल्थ के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड को लें। तो ये वो कह लें कि फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं जो कि एवोकाडो में अबेंडेंटली मौजूद हैं। अब जरा इसको अगर हम कंपेयर कर लें बनाना फ्रूट के साथ जो कि हमारी आज की टाक है, तो इसके अंदर जनाब कैलोरीज थोड़ी सी कम है एवोकाडो से। प्रोटीन्स में देख लें, प्रोटीन भी इसमें भी मौजूद है, एवोकाडो में भी मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि ये उससे मीठा है, और इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह फाइबर अगर एवोकाडो में ज़्यादा है तो पोटेशियम और मैग्नीशियम आप देख लें ये एट पार है। पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दो वो मिनरल्स हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पोटाशियम, केला जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस फ्रूट है पोटाश की वजह से। और हमें हम सबको पता होना चाहिए कि पोटाश जो है हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन हेल्थ जो है डायरेक्टली जो है वो पोटेशियम के साथ लिंक है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है ये वन ऑफ द मेजर काज है। ये स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक हो जाता है बंदों का, और जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा काज है। और जैसे मैंने पिछली टॉक में कहा था 35% जो लोग हैं वो ड्यू टू द हार्ट अटैक वो दुनिया से चले जाते हैं। तो पोटाश का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह अगर हम पोटाश की कमी हो जाए बॉडी के अंदर, पोटाश नहीं है तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल आ जाते हैं, हमारे जो पट्टे हैं मसल की वीकनेस वो हमें उसका सामना करना पड़ता है। इसी तरह फटीग, हम थके थके महसूस करते हैं। तो इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम देखें तो मैग्नीशियम भी कम नहीं है। अगर हम इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें बनाना का एवोकाडो के साथ,
तो अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है हमारे, जब हम खाना खा लेते हैं हमने उसको हजम करना है, जितना डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है किसी भी बंदे का, इंडिविजुअल का, उसकी इम्यूनिटी उतनी बेहतर है, वो उतना अच्छे तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों के साथ लड़ सकता है और एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है। तो मैग्नीशियम अगर नहीं है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें जनाब हमारी भूख जो है वो खत्म हो जाती है। आज हर किसी से आप पूछ के देख लें, ऑफिस में, घर में, के भाई आप खाना खाते हैं, लंच डिनर का पूछ लें, ब्रेकफास्ट, अक्सर बंदे कहते हैं जी मुझे तो भूख ही नहीं लगती। तो मैग्नीशियम का जनाब एपिटाइट के अंदर, भूख के अंदर बहुत ज्यादा रोल है। इसी तरह वो कहता है जी जिस तरह एसिडिटी है, आपको वॉमिटिंग फील होती है और घबराहट महसूस होती है, और जब ये दो तीन चीजें होगी तो डेफिनेटली आप फटीग में जाएंगे, आप अपने आप को थके थके महसूस करेंगे। तो ये वो दो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और पोटेशियम, जो कि बॉडी के अंदर इनको कंट्रोल करता है। तो इसलिए ये मैंने इधर आपको थोड़ी सी इन डिटेल ये बात की है कि एवोकाडो का रेट देख लें और बनाना का रेट देख लें। एवोकाडो मैंने नहीं देखी कि एवोकाडो जब हमारे सिस्टम में आती है ये 300-400, अपना वो 3000 और 4000, 3000-4000 पर केजी ये बिकती है। अगर आप बड़े हाइपर स्टोरों के ऊपर चले जाएं, अल्फता, इम्तियाज, इस तरह के फैमिली मार्ट्स वगैरह जहाँ पे ये अवेलेबल है, मेट्रो वगैरह, कैश एंड कैरी पे इसका जाके रेट देखें, जो कि आम बंदे की पहुंच से बाहर है। लेकिन बनाना को कंपेयर इसलिए किया है कि बनाना हर बंदे की रेंज में है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बनाना की कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं। कल्टीवेशन ये हो कहाँ पे रहा है, इसको इसको मैंने तरतीब के साथ इधर लिखा हुआ है। सिंध का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा है बनाना की कल्टीवेशन में। अगर सिंध के डिस्ट्रिक्ट देखने हैं तो खैरपुर, और ये शहीद बेनज़ीर आबाद है, और मटियारी है, ठट्ठा है, टंडोवाला यार है, और मीरपुर खास है। ये सिंध के वो एरियाज हैं जहाँ पे बनाना अबंडेंटली सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर सिंध का जो हमारा प्रोविंस है वो बनाना प्रोड्यूसिंग एरिया है। इसी तरह केपी के दूसरे नंबर पे आता है, बलूचिस्तान तीसरे नंबर पे आता है, और पंजाब का जो शेयर है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा, वो ना होने के बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने पोस्ट आ रहा है शेल्फ लाइफ ऑफ बनाना की बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लाइड शेयर है आपके साथ, कि हमने इसको लंबे अरसे तक, अब अगर इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटाश है, तो हमने इसको एक्सप्लोर करना है तो हमने डिस्टेंट मार्केट तक भी इसको, इसका हमने सप्लाई चेन भी बेहतर करना है। इसको अगर हमने बहुत ज्यादा करना है, आजकल चीजें जो हैं बड़ी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, और इसमें बड़ी बहुत ज्यादा इसमें न्यू एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, मशीनरी आ रही है, चीजों को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमने चीजों को इनकी सेफ्टी, क्वालिटी और इनकी जो सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हमने बेहतर करना है। A case study for enhancing the shelf life of banana up to 35 days, 35 दिन अगर बनाना की शेल्फ लाइफ हो जाए तो जनाब इसको हम कंट्री के अंदर भी कहीं पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कंट्री से बाहर भी कर सकते हैं। ये केस स्टडी है जनाब 13 डिग्री सी, 13 डिग्री सी, और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर हम ऐसे कोल्ड चैम्बर के अंदर इसको रखें तो ये डे फर्स्ट की ये आपके पास पिक्चर्स हैं। इसी तरह ये वाली आप पिक्चर्स देख लें, डे 22 की है, कोल्ड स्टोरेज रूम है, 13 डिग्री सी टेम्परेचर है, 95 डिग्री सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। आफ्टर 20 दिन, 20 डेज, तो ये देख लें पॉलीथीन के बैग्स हैं, उनके अंदर इनको किया हुआ है, ठंडी कोल्ड स्टोरेज चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। तो 20 दिनों के बाद भी इसकी जो कलर है और इसकी जो फर्मनेस है, और इसको हम मॉनिटर करते हैं, इसका वेट करते हैं, इन चीज़ों को, पैरामीटर्स को हम करते हैं। तो ये क्लाइमेटेरिक नेचर होने की वजह से ये तो इसको बड़ी जल्दी पकना चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद। तो ये आफ्टर 20 डेज भी ये उसका कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो here you can see a big difference between after 1 days and after 20 days, 25 days, 30 days, and up to 35 days. Here you can compare
under these three storage conditions by physically how the color has been changed now. तो ये वो फ्रूट था जिसको हमने, ये केस स्टडी जो मैंने किया आपके इंटरेस्ट के लिए बता दूं, साइंटिफिकली इसमें ये ट्रीटमेंट्स क्या थी। इसके अंदर एलम नहीं होता, एलम जो फटकरी होती है, ठीक है, उसका सोल्यूशन इसको लगाया गया था 1%। और इसी तरह 1% पेनोमाइल होती है जो कि एंटी फंगल सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल होती है फ्रूट्स वेजिटेबल में। जिस तरह थायाबेंडाजोल है, अमेजालिल है, बेनोमाइल है, ये वो फंजीसाइड्स हैं जो कि आपको पता है कि इसके ऊपर भी कुछ डिजीजेज आती हैं, इंसेक्ट पेस्ट आता है बनाना के ऊपर भी। तो ड्यूरिंग स्टोरेज उनसे बचने के लिए हम इसको बेनोमाइल 1% 10 मिनट की इसको हम डिपिंग इसके अंदर करते हैं, धोते हैं। उसके बाद हमने इसको वैक्यूम पैक किया था लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बैग, प्लास्टिक के जो बैग आते हैं लो डेंसिटी वाले, तो उनके अंदर पैक करके तो इसको हमने रखा हुआ था 13 डिग्री C और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और हमें 35 डेज तक इसकी शेल्फ लाइफ हमने बढ़ती देखी, और इसकी पिक्चर्स भी मैंने आपको शेयर की। जबकि अगर हम ये काम ना करें, अगर हम ये काम ना करें, ये तो हमने स्टोरेज का सहारा लिया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई चीजें, कोई डिपिंग और कुछ केमिकल्स इसके ऊपर हमने एंटी फंगल लगा दिए। अगर हम ना लगाएं तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है घर के अंदर, इसके अलावा हार्वेस्टिंग के टाइम खेत के अंदर फार्मर के एंड से, या वो वाली सप्लाई जिस वीक सप्लाई सिस्टम में हमारा फार्मर मंडी तक लेके जा रहा है, और जिस वीक सप्लाई सिस्टम से मंडी से हमारे घरों तक रिटेलर तक वो चीज़ हमारे तक पहुंच रही है। तो ये 3 4 5 दिन से ज़्यादा नहीं इसकी शेल्फ लाइफ होगी। और अगर ज़्यादा हॉट ह्यूमिड वेदर होगा 2 3 दिन ही इसकी शेल्फ लाइफ है, उसके बाद कोई भी बंदा जो बनाना नहीं खाएगा, वो कह देगा ये खराब हो गई। अच्छा, थेराप्यूटिक बेनिफिट्स की मैंने बात की है कि ये अब देखने में तो बड़ी एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर हम इसको देखें, इसके अंदर एंटी डायरियल एक्टिविटी है। अक्सर देखा है वो कहता है पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया है, मेरे पेट में पेन है, वॉमिटिंग है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए बच्चों के अंदर वो ये बहुत सवियर इशू है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर एंटी डायरियल एक्टिविटी रखी है बनाना के अंदर। वो कहते हैं 2 3 बनाना खा लें तो आपका पेट सही हो जाएगा। इसी तरह अल्सर जो है, अल्सर आपको पता ही है, जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है स्टमक की, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनमें जख्म पड़ जाती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, वो हमारी म्यूकस जो वॉल्स होती हैं उनको वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, बंदा कुछ खा नहीं सकता। तो सम टाइम ब्लडी 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 डायरिया हो जाता है, और इस तरह के प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये फ्रूट ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टीज भी रखी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, तो सायानिन्स हैं, इसके अंदर फ्लेवरिंग कंपाउंड्स हैं, आइसोमाइल एसीटेट इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो कि इसका टिपिकल इसका एक फ्लेवर है, उसकी वजह से डेवलप होता है। तो उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है बॉडी के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट का वो काम करता है। और इसी तरह हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी है, जो बॉडी को जब हम इसको खाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखने में तो ये कोई बंदा मुझसे सवाल कर सकता है, अभी तो आपने कहा कि इसका ये कैलोरीज ये और इसके अंदर वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी कैसे देने लग गया। तो हमें जबकि पता है कि हम डायरिया के अंदर इसको खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ये स्लो कर देता है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों? इसके अंदर अल्लाह ताला ने पैक्टिक सब्सटेंसेस रखी हैं। तो ये बॉडी अंदर जब स्टमक और छोटी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये हमारे ओवरऑल जो फूड का जो कह लें कि स्पीड होती है गुजरने की, उसको ये स्लो कर देता है। वो स्लो करने से हमें जो प्रॉपर्टी बॉडी को मिलती है, बेनिफिशियल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, वो हमें मिलती है। तो उससे क्या होता है, वो जब स्लो सिस्टम हो जाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन कर जाता है, इंसुलिन जो हमारे पेंक्रियास से सक्रीट हो रही होती है बॉडी के अंदर, उसको टाइम मिल जाता है कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको वो यूटिलाइज कर ले।
तो उतनी स्पीड से ग्लूकोज जो है वो आता नहीं है जितनी स्पीड से इंसुलिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज कर जाती है। ड्यू टू दिस रीजन इट हैज अ वेरी गुड थेराप्यूटिक बेनिफिट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसी तरह वाउंड हीलिंग एक्टिविटी है, जब इसके अंदर एंटी डायरियल प्रॉपर्टीज हैं, एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टीज हैं, एंटी माइक्रोबियल है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमें वाउंड हीलिंग जो है वो भी इसकी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी। और इसी बना पे इसको है ना मेडिसिन के तौर पे भी इसको लिया जाता है, और इसको थेराप्यूटिक बेनिफिट्स में जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इसको रखते हैं। अच्छा, इसकी अकॉर्डिंग टू द ग्रोअर हाई कॉस्ट जो है ना यूटिलिटीज आती हैं, इनपुट्स आती हैं, तो ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जरा ना ये इसको इतना नहीं करती, और इसके वो जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि रीप्लांटिंग जो है ना इनफेक्टेड सकर्स जो हैं ये इसमें कुछ हमारी जितनी भी नर्सरीज हैं सारे प्लांट्स की, वो हमारे जो सकर्स हैं वो डिजीज फ्री होने चाहिए। ठीक है, उनका प्राइस बड़ा वो कम होना चाहिए, ताकि हमारे जो खास खास कर जो बड़ा फार्मर है वो तो हमारी चीजें मैनेज कर लेता है। हमारा फोकस थोड़ा सा ये होना चाहिए, जो छोटा फार्मर है ना, छोटा फार्मर, उसकी वेलफेयर के ऊपर काम करना चाहिए। ये मसले मसाइल बहुत ज्यादा जो है हमारे अगर हम इसकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की बात करें, सॉइल की बात करें, स्प्रे की बात करें, डिजीजेस की बात करें, तो जो पेस्ट और डिजीजेस का जो डेटा है ना बनाना के ऊपर ही, कोई सम टाइम आपकी क्रॉप जो है वो आधी जाया हो जाती है, आधी जाया हो जाती है ड्यू टू दी ये वीवल्स आ जाते हैं, निमाटोड्स का इसके ऊपर अटैक हो जाता है। इसी तरह कुछ हमारी फंगस है, फुसेरियम विल्ट आ जाता है, इसके पत्तों के ऊपर वो स्पाउट आ जाती है, उस तरह की डिजीजेस आ जाती हैं। कुछ वायरल डिजीजेस का अटैक होता है, कुछ फंगल डिजीजेस का होता है। तो ये क्या किस वजह से है? ड्यू टू द पुअर क्रॉप मैनेजमेंट। ये हार्वेस्टिंग से पहले की बातें हैं। तो क्या करेंगे, आम बंदा बड़ा फार्मर तो कर लेगा, छोटे के लिए इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट होगी। छोटा फार्मर, उसके लिए ये कॉस्ट जो होगी इनपुट्स की बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से वो इसको नहीं लगाएगा, वो कहेगा मैंने नहीं बनाना लगाना, ना मैंने इस कारोबार में आना है। इसी तरह हाई लॉसेस बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट की हैंडलिंग में। तो जब तक ये हम कोई इसका रिकमेंडेड, जिस तरह अभी मैंने आपको प्रीवियसली एक स्टडी आपसे शेयर की है, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग हम जब उस तरीके से करेंगे तो फिर जाके इसके लॉसेस को हम कवर कर सकते हैं। इसी तरह इनएडिक्वेट कूल चेन है, हमारे पास कूल चेन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का हमने अभी तक बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई सिस्टम नहीं रखा हुआ, हमारे पास पैकिंग के लिए नहीं है, हमारे पास इसको लोगों तक घरों तक लेके जाने के लिए आपने देखा उसी तरह ये बिक रहा है। तो ये हमारी बड़ी एक पुअर हमारी जो सप्लाई चेन है उसकी एग्जांपल है। लैक ऑफ बनाना वैल्यू एडिशन, तो ये हमें अपने फार्मर को अट्रैक्ट करना है वैल्यू एडिशन पे। जब कोई ब्रांड बन जाए, जब कोई चीज, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे घर के पास बड़े गोलगप्पे आजकल चलते हैं, लोग बड़े शौक से फैमिलीज के साथ गोलगप्पे खाते हैं। एक बंदा आया, बड़े बड़े उधर बैठे हुए थे पुराने गोलगप्पों वाले, उसने आगे अपना ब्रांड बना दिया गोलगप्पों के अंदर। वो मैं कहता हूँ सारे भागे वो अकेला ही रह गया, तो वो रात 12-1 बजे तक गोलगप्पे ही बेचता रहता है। और उसने क्या किया, उसने एक वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट दिया। उसने छोटी सी शॉप से उसने कोई चीज बनाई और उसको एक ब्रांड तक ले गया, और चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली उसने ट्रीट किया। तो जिसकी वजह से उसका एक वो कह लेंगे छोटा सा बिजनेस था, जो कि अब उसने 5-7 बंदे उधर रख लिए, वर्कर रख लिए सप्लाई के लिए। तो इसी तरह ये वो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं जिनको हम इसके ऊपर काम करके, तो हम इसके 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 आगे आगे मैं बताता हूँ आपको वैल्यू एडिशन, आप हैरान हो जाएंगे क्या क्या बन रहा है इससे। तो इसी तरह ये वैल्यू एडिशन ऑफ बनाना अराउंड द ग्लोब दुनिया का क्या क्या कर रही है। कभी इसका हमने पाकिस्तान में रहते हुए, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट इधर कंट्री का नाम आप देख रहे हैं, वो अनफर्मेंटेड बेवरेज है, ठीक है ना, फर्मेंटेशन के बगैर है जी, कोई अनफर्मेंटेड बेवरेज आपने बनाना का पाकिस्तान में देखा है? बनाना की कोई प्रोडक्ट
कोई इसका ड्रिंक किसी ने देखा हो, इसका जूस देखा हो या कुछ और, या फिर कोई और इस तरह की नहीं है। ये जो यूएसए की एग्जांपल आपके सामने, डाइटरी कंपोनेंट्स के हैं, फोर्टिफिकेशन विद वे प्रोटीन है। इसी तरह चाइना, इंडिया की एग्जांपल है, राई बनाना चिप्स बिक रही है, ठीक है, बनाना की चिप्स है। न्यू वैरायटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच स्नैक है ये वाला, हम इधर बच्चों को आलूओं की चिप्सें दे रहे हैं, दूसरी इस तरह की चीजें डिफरेंट हम स्नैक फूड्स के अंदर दे रहे हैं, उसको सीजनिंग लगा लगा के दे रही हैं। ओरिजिनल चीज़ें कन्फेक्शनरीज के अंदर हमारे पास हमारे बच्चों के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट की राई बनाना फ्लोर है, ठीक है, उससे आप फ्लोर और पाउडर बना सकते हैं, जो कि पोटाशियम, जिस तरह अभी मैंने बात की, पोटाशियम और फाइबर का ये सोर्स है। इससे हम ये कर सकते हैं। इसी तरह यूएई की एग्जांपल है, जैम जेलीज हैं उधर। हमारे कंट्री में किसी ने बनाना की जैम जेली देखी हो? जिस तरह हम ये सुबह नाश्ते के अंदर हमारे बेशुमार, लेकिन किसी ने बनाना का इस तरह की प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में नहीं देखी। इसी तरह इंडिया में बनाना स्टार्च है, स्टार्च आपको पता है, इससे ये इसका रेजिस्टेंट स्टार्च है, जिसके अंदर अमाइलोज कंटेंट कम होते हैं, जो बनाना का है, ठीक है। तो ये रेट्रोग्रेडेशन नहीं होने देता, अनडिजायरेबल जो चेंजेस होती हैं स्टार्च की बेस पे हमारी जो प्रोडक्ट्स के अंदर हैं, वो नहीं होने देता। ये बनाना की खूबी है। तो बहुत सारी दुनिया ने इसको आइडेंटिफाई किया है, इसके ऊपर वो काम करके, और इसको वो उन्होंने इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये पोटेंशियल वैल्यू एडिशन है बनाना के अंदर। हम क्या कर सकते हैं, बनाना की वैल्यू एडिशन नॉट ओनली एक्सपेंड द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बट आल्सो बूस्ट देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, अपने फार्मर्स को ये न्यू एवेन्यू में लेके जाना है। अपना जो प्रोड्यूसर है, ग्रोअर है, जो इस बिजनेस के अंदर है, उसको हमने बताना है कि बनाना जैम भी भाई बनता है। तो अगर आप बनाना जैम बना लेंगे, उसके अंदर कौन सी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, और आपका ये जैम कितने का बिकेगा, और आप कैसे बना सकते हैं। इसी तरह इसी तरह बनाना का ये वाला बनाना के क्रिप्स हैं, ठीक है, और चिप्स वगैरह है बनाना की। तो अगर आप बनाना की चिप्स का ही अगर अमेजोन के ऊपर रेट देखें, आप प्रेजेंटेशन पहले मैं देख रहा था कि बनाना की चिप्स का अमेजोन के ऊपर रेट क्या है। तो 90 ग्राम जो पैक है ना, वो तकरीबन $12 का बिक रहा है। 90 ग्राम का $12 का बिक रहा है बनाना की चिप्स का, अमेजोन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर बनाना चिप्स के लिए मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। जब हमारा फ्रूट 80% पक के तैयार हो जाता है, मेच्योरिटी अटेन कर लेता है, फुली राइप नहीं होता, उस वक्त उसको हार्वेस्ट किया जाता है। फिर जो बनाना की ये फिंगर्स होती हैं, इनको फिंगर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो बंच होता है उसके अंदर जो बनाना है, उनको फिंगर्स भी कहते हैं। उनको छील लिया जाता है, और छीलने के बाद उसको उसको जनाब छोटे छोटे उसको लौंगी, उसको राउंड शेप में तकरीबन 1 to 1.5 mm की थिकनेस का उसको काट लिया जाता है। पोटाशियम मेटाबाई सल्फाइड का सोल्यूशन होता है, उसमें हम इसको 10 मिनट के लिए डिप करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। डीप फ्राइड करने के बाद जिस तरह हम चिप्स के ऊपर कोई चीजें लगा नहीं लेते, सीजनिंग कर लेते हैं, नमक लगा लें, कोई थोड़ा बहुत इसको इसके और टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई चाट मसाला इसके ऊपर डालना है वो डाल लें। तो ये वंडरफुल किस्म का, मुझे याद है एक दफा बनाना सस्ते हो गए थे, और जो आलू थे वो महंगे हो गए थे, पोटैटो। तो मैंने बनाना की चिप्स बनाई थी, कोई बंदे को पता ही नहीं चलता था ये बनाना की चिप्स है कि आलूओं की चिप्स है। तो हमारी हमारी मार्केट के अंदर इस तरह के मसले मसाइल भी हैं कि कमोडिटी के सम टाइम प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं, बाज दफ़ा कम आ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह इसकी पैकिंग और इसकी शेल्फ लाइफ का बड़ा इशू होता है। तो ये वाली जो क्रिस्प्स हैं और चिप्स वगैरह है बनाना की, इसको अगर हम आम पॉलीथीन के बैग के अंदर रखें, तो ये 30 से 35 दिन इसकी शेल्फ लाइफ होती है आम कंडीशन में। अगर हम लेमिनेट जिस तरह वो लेज वाले करते हैं, और उसके अंदर वो इनर्ट गैस उसके अंदर डाल देते हैं, तो फिर हम इसको 4-5 माह तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं, अगर हम इस तरह का बिजनेस करना चाहें। तो इसी तरह बनाना प्यूरी बना सकते हैं। बनाना प्यूरी, तो अगर कोई बनाना प्यूरी बनाएगा तो फिर ही है ना उसके ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ
वो प्यूरी बनेगी तो फिर उससे हम जूस बनाएंगे। लेकिन ये प्यूरी जो है बड़ी थिक बनती है क्योंकि ये बनाना की पेस्ट है, तो इससे जूस बनाना वो जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्यूरी को इसके इसका ब्राउन हो जाता है। आपने देखा है बनाना को अगर हम छील के काट काट कट करके रखते हैं तो फौरी वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है ना, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। पेक्टोलाइटिक जो एंजाइम है उसके साथ हमें इसको ट्रीट करना पड़ता है ताकि इसकी ब्राउनिंग ना हो। तो उसके साथ ट्रीट करके हम इसका जो क्लीन जो होता है ना, क्लियर किस्म का जूस जो है ना वो ऑब्टेन करते हैं, उसको हम फिल्टर करते हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजार के फिर उसको हम पैक्चराइज करके, तो जब हम उसको उसको पैक करके तो बे इसको करेंगे तो ये वाला जो प्यूरी से आगे हमारा ड्रिंक बनेगा, इसकी 6 माह तक अप टू हाफ ईयर जो है इसकी शेल्फ लाइफ हम क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह इसी प्यूरी से हम आगे बनाना फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड बेवरेजेस बना सकते हैं। जब हमने प्यूरी ले ली है तो प्यूरी से हम इस तरह के जूसेस फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड ये चीजें बना सकते हैं। इसी तरह आप इधर एक एग्जांपल देख रहे हैं बनाना फ्लावर की। तो बनाना फ्लावर जो है इसको बनाना बड़ा आसान है। इसको किया जाता है, जो मेच्योर ग्रीन बनाना होते हैं वो आपके पास आ जाने हैं और उनके अंदर स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत सारी दूसरी फूड्स के अंदर उसको ग्राइंड कर लेना है फ्लोर को, तो इसको इससे हम ब्रेड बना सकते हैं, केक के अंदर इस फ्लोर को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह बिस्किट है, हेल्दी ड्रिंक्स वगैरह, बेबी फूड जो है बच्चों के बड़े फ्लेवर और इस तरह आपने देखी हैं उनकी बेबी फूड्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है, उसकी फार्मूलेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन लिटरेचर में आता है कि ये बनाना का फ्लावर जो है ना, इसको आप इसे चपाती भी बना सकते हैं। ठीक है, और वो रोटी चपाती ताकि उसको अगर हम करें तो ये फ्लावर को अगर हम अच्छे तरीके से पैक करके ड्राई कूल अपनी प्लेस पे रखें तो ये 1 ईयर तक इसको कुछ नहीं होता बनाना फ्लावर जो है। इसी तरह बनाना विनीगर जो है, इज इट ओके एवरीथिंग माय वॉइस एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर ओके? यस सर। ओके। अच्छा, बनाना विनीगर, विनीगर बनाना सारे फ्रूट्स वेजिटेबल इसके अंदर तो आपको पता है ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट, तो विनीगर इससे बनाना तो ये भी आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम विनीगर बनाते हैं हमें 2 तरह की बात करनी पड़ती, पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें एसिडिक फर्मेंटेशन करनी पड़ती है। तो वो एक कंट्रोल प्रोसेस होता है। तो अगर हमने इसको ओरिजिनल, हमारी मार्केट में तो ओरिजिनल विनीगर ही नहीं मौजूद, सिंथेटिक है, एसिटिक एसिड होता है, उसको हम डिल्यूट करते हैं तो वो हमारे घरों में जा रहा है। वो हम मुख्तलिफ कंपनीज का घरों के अंदर हम चिकन मटन को मैरिनेशन करने के लिए, फिश की मैरिनेशन करने के लिए, सैलड सैलड में विनीगर और इस तरह का वो सारा हम सिंथेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने वो भी न्यूट्रिएंट्स और इवन इसका जो छिलका होता है बनाना का, जो छिलका जिससे हमारा पाँव स्लिप होके हम गिर जाते हैं, जो कि हम वैसे ही फेंकते हैं गाड़ियों से बाहर, तो अगर हम उसको ही देखें उससे उससे भी विनेगर बन सकता है। मैंने ट्राई किया था एक दफा बनाना का जो पील है उससे विनेगर बनाना, तो वो एक वेस्ट है, उस वेस्ट से आप विनेगर बना सकते हैं। उस छिलके से भी पेक्टिन निकलती है, हम पेक्टिन भी उसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बनाना ये फ्रिटर्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा अपना वो बेकरी टाइप आइटम्स हैं, बनाना से आइसक्रीम जिस तरह वो कहते हैं, इसकी प्यूरी बनाएं और बनाना को जनाब उस आइसक्रीम के अंदर ले जाएं, बनाना को बैटर के अंदर डाल लें, बैटर के अंदर डाल के तो जनाब इसकी प्यूरी को एक सर्टेन रेशो के साथ आप डालें तो बनाना का केक भी बन जाएगा। इसी तरह बनाना की ब्रेड, जिस तरह वो पाउडर भी उसके अंदर जा रहा है तो वो भी है। बनाना स्मूदी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, योगर्ट इसके अंदर आप डालें और बनाना की प्यूरी इसके अंदर डालें तो आप एक मज़ेदार किस्म की एक बनाना बेस जो स्मूदी है आप उसको चम्मच के साथ आप और खुद, और इसको खाने के बाद जिस तरह हम मीठा सर्व करते हैं अपने मेहमानों को, खाने के बाद इस तरह हम ये भी सर्व कर सकते हैं। बनाना बेबी फूड है, तो इसी तरह हम बेबी फूड बना सकते हैं। इसको ड्राई पाउडर की फॉर्म में पाउडर बना लें बेबी फूड। सबसे ज्यादा फ्लोर तो है इसका जो है ना पाउडर, बनाना का पाउडर भी बनता है। तो उसके लिए हमें
फुली राइप जो हम बनाते हैं ना फ्लोर, उसके लिए हमें फुली राइप नहीं चाहिए, थोड़े से अनराइप चाहिए होते हैं। तो जब हमने पाउडर बनाना है, हमें फुली राइप बनाना चाहिए। तो उसको हम ड्रम ड्रायर के साथ, या हम वो स्प्रे ड्रायर, एक टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ड्राई करके 2-4% जब मॉइस्चर हो उसको निकाल के तो ग्राइंड करके तो हम वो रख लेते हैं। ठीक है, उसको फिर हम बनाना को बेबी फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप ये बनाना पाउडर आप अमेजोन के ऊपर देखें तो इसका तकरीबन 1 पाउंड वजन का बनाना का पाउडर जो है वो $20 उसकी प्राइस है, $20। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए। इसी तरह वेफल्स बनते हैं, पैन केक बनते हैं, बनाना एक्सट्रैक्ट एंड फ्लेवरिंग जो है, इससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्लेवर, इसका बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फ्लेवर होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आइसो अमाइल एसीटेट इसके अंदर है, वो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइक डैट इसका बनाना का फ्लेवर अच्छा। जो लस्सी बनाती हैं, लस्सी भी कुछ डेयरी इंडस्ट्रीज हैं वो लस्सी बनाती हैं, कार्बोनेटेड लस्सी बनती है। आप लस्सी के अंदर बनाना का फ्लेवर और हल्का सा लाइट ग्रीन कलर उसके अंदर डालें तो डेट इज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी टेस्टी लस्सी जो है वो बन जाती है। अगर कार्बोनेशन करेंगे उस लस्सी की तो वो और उसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बनाना की फ्रूट बार बनती है, जो कि इधर आपके सामने नहीं लिखी हुई। आप अगर देखें फ्रूट बार की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बनाना से फ्रूट बार बन सकती है। ठीक है, उसमें ये फ्रूट बार कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं। ठीक है, ये भी राइप बनाना से बनती है। इसमें शुगर, पल्प, सिट्रिक एसिड, पैक्टिन वगैरह डाल के तो इसको वो पैन के अंदर रख दिया जाता है। इसको 70 डिग्री C पे इसको ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसकी टुकड़ियां काट के तो उसको पॉलीथीन की जो पॉचीज होती हैं उसके अंदर इसको पैक कर लिया जाता है। तो इसी तरह बनाना के बिस्किट आप बना लें, जिस तरह अभी एग्जांपल दी है। जैम जेलीज की तो एग्जांपल मैंने पहले ही आपको दे दी है। दीज आर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फ्रूट जैम को मैं आप आगे लेके चलूंगा ताकि आपको फ्रूट जैम का मैं समझा सकूं कि इसके अंदर प्रोसेस क्या है। तो बनाना फ्रूट जैम मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, बनाना सबसे पहले हमें आएंगे, हमने उसकी जो पल्प है उसको अलग करना है। ठीक है, उसके जो बाकी पोर्शन से उसको ब्लेंड करना है, बाकी इंग्रेडिएंट उसके अंदर सारे डालने हैं। उसको फिर हम कुक करते हैं चीनी के साथ या बगैर चीनी के साथ। आजकल जैम दोनों तरह का बनता है, शुगर वालों के लिए भी, डायबिटिक लोगों के लिए भी। तो अगर आपने जवान लोगों को और जो दूसरे लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनके लिए है तो वो तो शुगर वाला बन जाएगा। तो आपने अगर डायबिटिक लोगों को फोकस करना है तो उनके लिए भी आप एक रेसिपी फार्मूला होती हैं, वो चीज़ें अगर आप डालेंगे तो आपको स्टीविया बेस्ड वो चीज़ें आपको नेचुरली, जो स्टीविया आजकल आता है शुगर रिप्लेसर जो है, उसको डाल के तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेम को आपने बंद कर देना है डिजायरेबल कंसिस्टेंसी आने के ऊपर। उसके बाद आपने उसके अंदर कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव डालने हैं जो कि फूड ग्रेड कलर फ्लेवर होते हैं। ठीक है, उनको डालने के बाद फिर आपने इसकी थोड़ी सी हॉट फिलिंग करनी है, पैक करना होता है ना स्टोरिंग के लिए। तो उसमें अगर आपने इनरिच करना है मजीद, इसके अंदर आपने कोई फ्लैक्स वगैरह डालने हैं तो आप डाल सकते हैं इसको एट दी एंड। तो आपको वो एक्स्ट्रा फ्रूटी बन जाएगा, एक्स्ट्रा फ्रूटी जैम से बोलते हैं। तो वो आप उसके अंदर डाल लें। उसके बाद उसकी जनाब उसका लिड लगा दें, उसकी पैकिंग कर दें और उसको स्टोर करके तो उसके बाद आप उसको मार्केटिंग तक ले जाएंगे। तो ये वो जैम बन जाएगा जिससे आप जनाब ये 1 साल तक इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर आप इस फ्लो डायग्राम को फॉलो करते हुए जैम बनाते हैं तो इसको 1 साल तक आप रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा से कुछ ना कुछ आपकी इंटरेस्ट के लिए देता हूँ कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो बनाना का प्रोसेसिंग का ग्रोअर जो एक्सपोर्टर है या हमारा फार्मर है तो क्या कर सकता है। तो इसकी कॉस्ट एनालिसिस जो 10 किलो जो बनाना का जैम है वो इधर मैंने कैलकुलेट की हुई है। तो बनाना फ्रूट ये 5 डजन है। ठीक है, 5 दर्जन ये आपके सामने उसका प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, फूड के जो इंग्रेडिएंट हमने डालने हैं बनाने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास प्रिजर्वेटिव है, कलर है, फ्लेवर है, लाइक दैट जो फूड के हैं, उनकी कुछ कॉस्ट है। लेबल एनर्जी की कुछ कॉस्ट हम उसको डालते हैं। फिर इसी तरह ये बड़ी आजकल हमें लेबलिंग और पैकिंग की कॉस्ट हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा है।
आपने मार्केट में बेशुमार चीजें देखी हैं जिनकी लेबलिंग और पैकिंग बहुत अच्छी वंडरफुल होती है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत अच्छी नहीं होती। तो इससे हमारे पास तकरीबन 32 जार बनते हैं। 10 किलो बनाना से ना 32 जार बन जाते हैं। तो अगर हम उनको बेचें, सेलिंग प्राइस 10 kg हो उनको, तो हमारे पास 14,400 रुपया तकरीबन आ जाता है। तो अगर हम एस्टीमेट प्रॉफिट मार्जिन इससे ही कर लें जितना हमारा खर्चा हुआ है और क्या निकला है, तो राउंड ऑफ करके जो 70% तक हमारा प्रॉफिट मार्जिन है सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर। अगर हम इसको, और ये वो वाला बनाना है जो जाया हो जाता है, मतलब वो छोटा बनाना उसको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने तो इसकी वो प्यूरी बना लेनी है, हमने वो बड़े वाले साइज का बनाना नहीं है, उसका रेट ज्यादा होता है। यू कैन से जो दूसरे और तीसरे ग्रेड का बनाना है जो कि जाया हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट के लॉसेस भी उसके अंदर हैं। तो इसको हम लेके तो उससे हम कर सकते हैं। तो दिस इज माय लास्ट स्लाइड रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन, कि हम कुछ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। आज की स्पीच को समराइज कर रहा हूँ कि हमें न्यू बनाना के कल्टीवर्स की ज़रूरत है अपने सिस्टम में, जो कि रेजिस्टेंट हो डिजीजेज और पेस्ट के अगेंस्ट। और इसी तरह हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो हमारे ग्रोअर्स हैं, और इसी तरह कोई मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए जो कि प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट की ट्रेनिंग्स दें। और इसी तरह कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज जमींदार वो पुराना जमींदार नहीं कर सकता, प्रॉफिट नहीं कमा सकता, हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा। तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में आ सकता है, आफ्टर सप्लाई चेन आ सकता है, और मार्केटिंग में किसी भी चीज़ को हम इसको अप टू द एडवांस टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हुए इसको कर सकते हैं। बेटर मोर इकोनॉमिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। जो स्पेशलाइज किस्म के लोग हैं उनके साथ मिलके रिसर्चर, एकेडमिया के लोग और इसी तरह एक्सपोर्टर और लाइक दैट, इनको हम प्रमोट करें। आजकल हमारे पास प्रमोशन के लिए बड़ी चीज है। तो बनाना के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेशुमार बताए हैं, इनमें से देख लें जो दो चार बंदा इजीली बना सकता है वो बना के इंट्रोड्यूस करवाए। इसी तरह प्रोएक्टिव एफर्ट्स हमें चाहिए स्टेक होल्डर्स के एंड से, क्रिएट द डिमांड ऑफ बनाना प्रोडक्ट्स। हमारा बंदा कहता है मार्केट आजकल कोई नहीं है, आप दराज के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके दे सकते हैं। आप फेसबुक है, ट्विटर है, आप हमारे पास बेशुमार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम बनाना के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और इन प्रोग्राम्स को हम आगे भी लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट माय 2 days लेक्चर। थैंक यू। हेलो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कम्प्रिहेंसिव थी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल थी। कमेंट्स में, ये इसमें चैट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं इसमें, तो बहुत इंफॉर्मेटिव थी आपकी प्रेजेंटेशन। जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था तमाम पार्टिसिपेंट्स को, ये पीएच टेक का बनाना वैल्यू एडिशन पे ये फर्स्ट वेबिनार था। एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितने मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये इंडस्ट्री के लिए भी फायदा है और पीएच डेक के लिए भी फायदा है। ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, नए आइडियाज आएंगे हमारे पास, ताकि हम उस पर फिर वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सिंस से हमारे साथ काफ़ी स्टेक होल्डर्स ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे पास इसमें अपनी प्रेजेंटेशन में। तो डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध से हैं हमारे साथ। तो मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज, फोरम आपके लिए ओपन है। आई थिंक वो उनका कनेक्टिविटी का इशू है, तो उनको आवाज नहीं मेरी जा रही। मकसूद अहमद जट साहब, सर आपका हैंड रेज है, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर बहुत मेहरबानी। तो मेरी ये आपने काफ़ी देर से ये सिलसिला शुरू किया है वैल्यू एडिशन पे, प्याज पे, सेब पे, अंगूर पे, आलू पे, केले पे, और भी कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर होगा। डॉक्टर अहमदीन साहब की प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी होती है। तो मेरी एक गुजारिश है कि ये जितनी भी वैल्यू एडिशन पे
मामलात हैं, तो उसकी सर एक फिजिबिलिटी जो है वो साथ आप शेयर किया करें, ताकि साथियों को पता लग सके कि अगर प्याज की ये वैल्यू एडिशन की ये प्रोजेक्ट है, या केले का है, या सेब का है, तो उसमें मशीनरी का खर्च क्या है, उसके रॉ मटेरियल का क्या है, आउटपुट क्या है। कुछ ना कुछ तो आए, सिर्फ बातों बातों में ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये आपकी अवेयरनेस भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हटके कम से कम फिजिबिलिटी जो है उसकी शेयर कर दिया करें। आपकी वेबसाइट पे तो ज़रूर होगी, लेकिन जो आप वेबिनार करवा रहे हैं उसमें शेयर कर दिया करें। ये मेहरबानी होगी आपकी। जी बहुत शुक्रिया मकसूद अहमद जाट साहब जी। पॉइंट वेल नोटेड। जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया है कि ये क्योंकि बनाना की वैल्यू एडिशन पे हमारा बिल्कुल फर्स्ट वेबिनार है, तो इस पे हमारे जो प्रोजेक्ट सेक्शन है वो जाहिर है इस पे जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा उस पे फिजिबिलिटी PC1 बनेगा, तो वो हम वेबसाइट पे भी डालेंगे और अपने वेबिनार में भी शेयर किया करेंगे। चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया करेंगे जो विजिबल होगा सबके लिए। तो जिन प्रोडक्ट्स की तो कोई अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हुई है चोई साहब, वो तो हम जरूर शेयर किया करेंगे, लेकिन जिन पे अभी काम होने की जरूरत है तो उसके लिए फिर हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे कि आप उसकी कोई छोटी सी 1 2 3 स्लाइड जो है ना वो फिजिबिलिटी का, अगर कोई प्रोजेक्ट है उस पे कितनी कॉस्ट है उस पे वो थोड़ी सी वर्किंग कर लिया करेंगे। आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है, वेल नोटेड जी, थैंक यू। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर जावेद तरीन साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल मेंबर, चीफ मिनिस्टर्स की टेक्निकल टीम के मेंबर भी हैं और ये एक्स DG रिसर्च बलूचिस्तान भी हैं। हॉर्टिकल्चर में इनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये तकरीबन हर वेबिनार में PH डेक के साथ जुड़े होते हैं। इनकी बहुत सजेशंस जो हैं उसकी बेसिस पे हमने कुछ वेबिनार्स भी ऐड किए हैं और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करने जा रहे हैं, जैसा कि जो मकसूद जट साहब हैं और ये डॉक्टर जावेद तरीन साहब हैं, तो इनकी काफी कंट्रीब्यूशंस हैं। बाकी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अब मैं इतने नाम नहीं ले सकता। तो डॉक्टर जावेद तरीन साहब प्लीज अगर आपकी कोई इसमें सजेशन है तो दीजिए। जी बहुत शुक्रिया जाफर साहब। सबसे पहले तो मैं PhD के एज यूजुअल ये कहूँगा कि एक बड़ा अच्छा सिलसिला इन्होंने जो शुरू किया है ये वेबिनार्स का, तो उसमें इस प्लेटफॉर्म से जो है ना हॉर्टिकल्चर की जो कमोडिटीज़ हैं पाकिस्तान की और फिर बलूचिस्तान की भी खासकर, क्योंकि बलूचिस्तान फ्रूट बास्केट है पाकिस्तान का, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है बलूचिस्तान में होती है। लेकिन बाकी सूबे भी हमारे जो पाकिस्तान के हैं उसमें भी काफ़ी बेहतरीन किस्म के अनवा किस्म के फल पैदा होते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो हॉर्टिकल्चर को जो अटेंशन और जो प्रमोशन और जो प्रोजेक्शन मिल रहा है PhD के प्लेटफॉर्म से, तो इससे पहले मेरे ख्याल से मेरे नॉलेज में नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम या किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई इनिशिएट किया हो इतने तसलसल के साथ और बड़े अच्छे तरीके से। तो अलबत्ता अभी यहाँ पे जो अहमदीन साहब की प्रेजेंटेशन है ये बड़ी अच्छी, इन्होंने बनाना के ऊपर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। अभी जरूरत इस बात की है कि जो हुनूज जो हल तलब है वो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस हैं और उसकी हैंडलिंग, एक तो हमने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मिनिमाइज करने उसके तरीके, ये बड़ा इशू है और PhD के लिए भी और पाकिस्तान के तमाम जो एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स हैं हम सब के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब 30% तो है ही है हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज में, लेकिन बाज केसेस में ये या बाज कमोडिटीज में ये 40% और बाज में ये 50% तक भी पहुंच जाता है। तो ये इस चीज को हैंडल करने के लिए अहमदीन साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के कोई ऑथेंटिक फिगर्स या उसके कोई ऐसा रिसर्च या हमारी एकेडमिया साइड पे यूनिवर्सिटीज या हमारे रिसर्च की जो इंस्टीट्यूट्स हैं
वो कोई ऐसा कंसोलिडेटेड और एक ऑथेंटिक डेटा या उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करके एक सही पिक्चर जो है हमारे सामने आ सके, ताकि हमारी जो प्रेजेंट पोजीशन है प्रेजेंटेशन प्रोडक्शन की और फ्यूचर प्लानिंग वो सही तरीके से हो सके। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट साइड पे हम काफी लैग कर रहे हैं, हमारी एक्सपर्टीज भी, हमारे एक्सपीरियंसेस भी, हमारा जो डेटा है वो भी कोई वो नहीं है, ऐसे ऑथेंटिक डेटा भी नहीं है और एक कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी भी नहीं है उसके अंदर, कि एक एग्जैक्ट उसके बारे में, किसी कमोडिटी के बारे में हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल हो। जी जाफर साहब। जी थैंक यू डॉक्टर जावेद करीम साहब। मैं अहमद दीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो डॉक्टर जावेद करीम साहब। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैंने डॉक्टर जवेद तारीन साहब का क्वेश्चन सुना है। तो इनका एक्चुअली ऑथेंटिक जो हमारा सोर्स है ना डेटा का, वो नो डाउट इनकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो ऑलरेडी एफएओ की वैल्यूज हैं, या हमारे पास कोई स्टूडेंट्स, हमारे पास एमफिल पीएचडी के जो हमारे बच्चे रिसर्च करते हैं, तो वो मुख्तलिफ ज़राए से ही ढूंढते हैं। तो एज सच सारी चीज़ों का अगर मैं वैसे बात करूं, कंसोलिडेटेड डाटा रिगार्डिंग ऑल पेरिशेबल कमोडिटीज, ये लैकिंग करता है। इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर हम करंटली एक हमें पारप प्रोजेक्ट पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड टमाटो के ऊपर दे रहा है। तो मैं भी उसमें एक पार्ट अपने पास है, मेरे पास, तो उसमें हमने ये टमाटो से रिलेटेड तो हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जो है इसी तरह जो मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स हैं, तो उसमें एक्चुअली ये सिर्फ बात एक जगह पे फार्मर के एंड से नहीं है कि वो कैसे उसने तोड़ना है, उसको कैसे उसने तोड़ने के बाद हार्वेस्टिंग के बाद उसको फील्ड हैंडलिंग बॉक्सेस यूज करता है, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में है, ट्रैकिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी कर रहा है, कितनी दूर तक उसका वो फॉर्म है, कब तक वो मंडी में जाता है, मंडी में फैसिलिटी उसको कोल्ड चेन की मिलती है नहीं मिलती, उसके बाद कितनी देर के बाद वो होलसेल से रिटेल में जाता है। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि अप टू फार्म टू द फॉक हैं। तो फार्म टू द फॉक ये वैल्यू जो है, अगर हम तो देखें प्रीवियस डेटा, वो तो बिल्कुल ठीक है। सम टाइम वो हमारे पास आते हैं 20 से 30%, ये तो वो वैल्यूज हैं जो हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, इनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और हम इंशाल्लाह जिस तरह हमारे ये चीज़ें जा रही हैं आगे, जिस तरह अभी मैंने आपको टोमेटो की एग्जांपल दी, आने वाले कह लें 1-2 सालों में हमारे पास एटलीस्ट, अगर आप मुझसे पूछें सेहत तंदुरुस्ती हो, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो ट्रेडिशनल वे से हम टमाटो को हार्वेस्ट करके मंडी तक लेके जा रहे हैं, उसमें इतनी है। अगर आप हमारी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हुए आप इसको उसी चेन के साथ आप लेके जाएं, तो इसमें इतने परसेंट लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह की स्टडीज करने की बहुत ज़रूरत है। ये इनकी बात बिल्कुल वैलिड है। जी जी बहुत शुक्रिया अहमद दीन साहब। कृषि फूड से सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर मोहम्मद साद साहब हमारे साथ हैं। साद साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी साद साहब, इट्स ओवर टू यू। साद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। आपको आ रही है हमारी आवाज? जी अभी आ रही है। आप म्यूट थे जी अभी, अस्सलाम वालेकुम। म्यूट आ रही है। जी ये सर, मैं मोहम्मद साद बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर कृषि इंडस्ट्री से, और मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर टिश्यू कल्चर लैब रिजवान साहब भी मौजूद हैं। तो हम लोग कृषि इंडस्ट्री में प्लांट टिश्यू कल्चर पे काम करते हैं, और मेन जो हमारी प्रोडक्ट है वो बनाना ही है। तो हमने ये वेबिनार इसीलिए ज्वाइन किया था। तो इसमें माशाल्लाह से हमें प्लांट्स की जो फ्रूट की कंजम्पशन और फ्रूट की न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से माशाल्लाह बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें जो प्लांट की जो टिश्यू कल्चर के हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन, या जो सिंध के अंदर हम एनुअल जो 50,000 प्लांट्स तक हम प्रोवाइड करते हैं टिश्यू कल्चर प्लांट सिंध के कस्टमर्स को, जो कि हम यहाँ पे अपनी लैब में तैयार करते हैं।
और वायरस फ्री और डिजीज फ्री प्लांट्स और हेल्दी प्लांट्स हम सिंध को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हमें सबसे जो मेन इशू आ रहा होता है वो सिंध से हमें सकल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही होती है। तो उस हवाले से अगर कोई हमें सपोर्ट करे या हेल्प करे, सिंध से हमें सकल्स रेगुलर प्रोवाइड हों, तो ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल होगा। अगर किसी को इंफॉर्मेशन हो इस हवाले से या कोई इसमें हमारे साथ हेल्प करना चाहे सकल्स के हवाले से, सकल्स जो कि हमें हेल्दी सकल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो रिजवान साहब भी अपने इनपुट देना चाह रहे हैं, ये भी आपको कुछ बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे कि साहब ने बताया, मेरे भी यहाँ पे एक थोड़ा सा इनपुट देना चाह रहा हूँ। जैसे कि फ्रूट के बारे में बात तो होगी, लेकिन सबसे बड़ा इशू इसका प्लांट का है ना, कि हमें डिजीज फ्री प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे। और अगर कोई अपना फार्म डेवलप करना चाह रहा है, उसको नंबर्स ऑफ प्लांट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेचुरली तो आपको पता है बनाना प्लांट्स मदर प्लांट्स होते हैं, उसके बेबी प्लांट्स आ जाते हैं 3-4 पर ईयर या इससे ज़्यादा। तो वो फार्म डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लोगों में ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हमें ये प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे। और डिजीज फ्री प्लांट, जब आप डिजीज फ्री प्लांट की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप टिश्यू कल्चर पे जाएंगे ना, जैसा कि साद ने अभी ब्रीफ किया। टिश्यू कल्चर में ऐसा होता है तो आपको डिजीज फ्री प्लांट मिल जाते हैं, और फिर बहुत कलील मतलब कम वक्त में आपको बहुत ज्यादा प्लांट्स आप मतलब इससे बना सकते हैं, क्योंकि वो टिश्यू कल्चर पूरे एक साइंस है, उससे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मेरा इनपुट ये है कि ये फ्रूट और ये सारी चीज़ें तो बनाने के बारे में होगी, लेकिन अगर टिश्यू कल्चर के बारे में हम एक वेबिनार रखें तो स्पेशली फार्मर्स को बहुत फ़ायदा इसको होगा कि हमें हेल्दी प्लांट्स कहाँ से मिलेंगे और वो कैसे हम फार्म डेवलप करना चाहेंगे। ज़ाहिर बात है, जब फार्म्स होंगे, प्लांट्स होंगे, हेल्दी प्लांट्स होंगे, तो तभी जाके उसकी प्रोडक्शन और यील्ड पोटेंशियल मतलब ज़्यादा होगी। तो ये बनाना का जैसे कि ये अच्छी बात है, आज वेबिनार आप लोगों ने रखा है। तो मेरी एक सजेशन ये भी है कि बनाना की जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स डेवलपमेंट, उसके बारे में भी अगर एक वेबिनार कर दी जाए तो फार्मर के साथ इंटरेक्शन भी हो जाएगा और अवेयरनेस भी हो जाएगी। ये इस पे अपनी इनपुट दीजिए काइंडली। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृषि फूड से साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर ने अपनी सजेशंस जो है शेयर की हमारे साथ। उनका जो इशू है सिंध से रिलेटेड, उस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर तनवीर फातिमा शायद हमारे पास थी, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गई। अगर वो वेबिनार में है हमारे पास तो वो रिस्पॉन्ड कर दें। डीजी रिसर्च भी हमारे साथ सिंध से हैं, वो रिस्पॉन्ड कर देंगे इस पे। तो बट जो आपने टिश्यू कल्चर पे वेबिनार की बात की है, तो ये इस सीरीज के बाद जो हम नेक्स्ट सीरीज अपनी तरतीब देंगे वेबिनार्स की, तो आपका पॉइंट वेल नोटेड है। उस पे हम एक टिश्यू कल्चर पे एक रख देंगे वेबिनार, अलहदा से रख देंगे, जिसमें आप जैसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टिश्यू कल्चर पे जो काम कर रहे हैं और जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए वो वेबिनार फायदा फायदा देगा। क्योंकि जैसा कि आपने डिजीज फ्री प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चर पे जोर दिया है, तो ये आपका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। आपका पॉइंट वेल नोटेड है। जैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कंडक्ट करेंगे वेबिनार को, उसकी हम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देंगे। आप फिर रेलेवेंट डेफिनेट बात आपके स्टेक होल्डर्स होंगे, उनके साथ वो अपलोड कर दीजिएगा इंफॉर्मेशन, ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा उठा सकें। अभी आपका जो सिंध से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, कोई सिंध से है अभी हमारे पास साइंटिफिक ऑफिसर या डीजी साहब अवेलेबल हैं? शफीकुर रहमान साहब है हमारे पास। जी शफीक साहब, आप इनको रिप्लाई करेंगे सकल्स पे? Assalamualaikum ji, Shafiq Rahman from Hoji Fertilizer Company. First of all, I would like to appreciate this webinar. मैं एक और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि डीजी साहब को मैंने ये लिंक आगे फॉरवर्ड किया था। यहाँ बाकायदा तौर पर ज़ाहिर है 80% बनाना आपका सिंध में है, तो सिंध से स्टेक होल्डर्स को आपको पर्सनली इनवाइट करना चाहिए ना। तो मेरी तो एक हम्बल सजेशन है। दूसरी बात ये कि डीजी साहब को चूँकि इंगेज नहीं किया गया था तो वो लेफ्ट कर गए ना, तो ज़ाहिर उनकी और भी मसरूफियात होंगी। डेफिनेटली उनके नीचे फिर ARC सेंटर इलाकत भुट्टो साहब है इधर, और पिछले दिनों पनामा विल्ड डिजीज़ पे जो इस वक्त बर्निंग इशू है इधर का, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल सेमिनार करवाया, उसकी रेमेडीज जो सारी चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ इनके साथ साथ के क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली यहाँ इमदादुल्लाह निज़ामानी साहब बड़े फेमस ग्रोअर हैं और उन्होंने टिश्यू कल्चर लैब भी बनाई हुई है और वो डिजीज़ फ्री प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको प्लांट चाहिए तो हम कोऑर्डिनेट भी करवा देंगे, मेरा नंबर चैट में मौजूद है, और विज़िट भी करवा सकते हैं।
अगर वो उनसे नहीं लेना चाहते तो देन मलूक निज़ामानी साहब हैं, नियाज निज़ामानी साहब हैं, सईद रहील शाह साहब हैं, कि एक वक्त ये जो सईद मुराद अली शाह के मामू हैं, पॉलिटिकल अफिलिएशन से हट के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इज़ वेरी मच प्रोग्रेसिव फार्मर ना, तो वो अभी भी रिसेंटली जा रहे हैं तो गालिबीन से ना कुछ बनाना के नए कल्टीवर जो है वो लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने इस पे बड़ा काम किया है। उनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं और न्यू लाइन्स हैं उनके पास, वो आप विजिट कर सकते हैं, उनसे भी अरेंज कर सकते हैं। देन और बहुत सारे खोखर फार्म हैं, 3000 एकड़ पे वो लगा रहे हैं। तो यहाँ बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, बनाना पैक हाउसेज आपको मिलेंगे, विन रॉक इधर यहाँ काम कर रही है। तो आप कोऑर्डिनेट करें इंशाल्लाह ताला, आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको जितने भी आपकी क्यूरीज हैं वो उनके रेलेवेंट जो फार्मर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, जो आपको शक्कर चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। जी शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। आपको जैसा मैं शुरू में ये अर्ज की थी कि ये हमारा पोर्टफोलियो क्रॉप इस दफ़ा ऐड हुई है बनाना फ्रूट्स। इससे पहले ये PHDAC के प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, ना PHDAC ने इस पे काम किया है। ये हमारा फर्स्ट एवर वेबिनार है बनाना पे। तो आपकी सजेशन वेल नोटेड। आप से मैं मजीद स्टेक होल्डर्स के कॉन्टेक्ट्स ले लूँगा। मैं उसको डेटाबेस को बिल्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी। जो जितना मेरे पास डेटाबेस बिल्ड हो चुका है उसमें मजीद आपकी तरफ से एडिशन आ जाएगी। एंड सेकेंडली जो मेरे पास अवेलेबल फार्मर्स ग्रोअर्स थे सिंध में, उन सबको मैंने इंफॉर्मेशन फ्लोट की है। डेफिनेट बात है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंची है तो किसी ना किसी सोर्स से पहुंची है। डॉक्टर तनवीर फातिमा है, बड़ी एक्टिवली हमारे साथ पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा सिंध जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं। बट क्योंकि अनियन मैंगो चिलीज पे हम रेगुलर वेबिनार्स करते रहते हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पास। तो अभी बनाना की भी हम डेटाबेस बिल्ड हो गया काफ़ी हद तक। अभी मजीद आप जैसे जो दोस्त हैं उनकी हेल्प से हम इसको बिल्ड करेंगे, ताकि आपकी बात ठीक है कि एंड जो ग्रोअर तक है उस तक ये इंफॉर्मेशन फ्लोट होनी चाहिए। वेल नोटेड सर। जी डीजी साहब हमारे साथ हैं, डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध से। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ इनको PHDAC के प्लेटफॉर्म से, और इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए। तो डीजी साहब आप बनाना की वैल्यू एडिशन से रिलेटेड अपने कुछ अगर सजेशंस हैं या आपका कुछ क्यूरी है तो काइंडली आप फोरम ओपन है आपके लिए, प्लीज शेयर। थैंक यू। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद इकबाल राजपूत प्लांट डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट टंडोजाम से बात कर रहा हूँ, डीजी रिसर्च के बिहाफ पे। सर अब जैसे कि अभी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहमदीन साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और बहुत होपफुल हमारे लिए रही। दूसरा भी साद साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि केले के जो सक्कर्स है ना वो हमें नहीं मिलते टिश्यू कल्चर की मतलब प्रोपगेशन के लिए। तो उसके लिए मैं बिल्कुल ओपन फोरम को कह रहा हूँ कि हम लोग, हमारे पास भी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी टंडोजाम में डीजी ऑफिस के सामने वर्किंग कंडीशन में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम साथ साथ को जितने शक्कर चाहेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा टिश्यू कल्चर की जो हमारे पास 7 वैरायटी हैं वो भी हमने अपने एक्सपेरिमेंटल एरिया पे ग्रो की हुई हैं और ग्रोवर्स की फील्ड में हमने ग्रो की हुई है, एक बात। और दूसरी बात अभी आपने कहा, मैं बता दूं आपको कि केला जो है ना वो पाकिस्तान में 34,800 हेक्टर पे होता है और उसकी प्रोडक्शन 1,54,800 होती है। इसका 87% केला जो है ना सिंध में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात ये कि आजकल आपको ये थोड़ा सा मैं इस फोरम की बदौलत एक चीज में एडिशन कर दूं कि आपने अभी देखा होगा कि पिछले साल बरसात के बाद तकरीबन जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं वो आपके डिक्लाइन में चले गए हैं। और खासतौर पे केले की बात करें तो उसके अंदर सॉइल स्पॉन जो फंगस है सर, जो जिसको हम फ्यूजन ऑक्सीस्पोरम कहते हैं TR4, वो बहुत ज्यादा उसने हमारा केला डिस्टर्ब किया। और फिर जब हमने सर्वे किया तो उसके हिसाब से हमें ये कंक्लूजन में मिला कि हमारा केला है तकरीबन ये समझो कि 20-25-30% डैमेज हो चुका है। तो हमारे सर्वे के हिसाब से हमने सर्वे भी किया और रिकमेंडेशन भी दी। और TR4 जब हमने आइसोलेट किया तो फिर हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि आप टिश्यू कल्चर की जो वैरायटीज है हमारे पास, G9 है, B10 है, पिसांग है, W11 है, इनको ग्रो करें ताकि आपके अंदर स्टेबिलिटी आए। तो वो हमारी रिकमेंडेशन हमने ग्रोथ को टाइम टू टाइम दी है। और रही बात आपकी, आप लोगों ने जो अहमदीन साहब ने प्रेजेंटेशन दी उसमें वाकई सही कह रहे हैं आप कि बनाना वैल्यू एडिशन में काम होना चाहिए, बनाना शेल्फ लाइफ पे काम होना चाहिए,
और बनाना के जितने बाय प्रोडक्ट होते हैं सर उसको भी यूज किया जाए, और खास तौर पे बनाना मैनेजमेंट के ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ग्रोवर्स हैं वो ज्यादातर जो है ना उनको इन चीजों का पता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बनाना मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा काम हो, ताकि बनाना हमारा सेफ होगा तो हम वैल्यू एडिशन की तरफ आएंगे। जब बनाना ही नहीं होगा तो वैल्यू एडिशन किस चीज की करेंगे? तो हमारी रिकमेंडेशन ये है, और हम तो टाइम टू टाइम देते भी रहते हैं सर, कि ग्रोवर्स की फील्ड में जाते हैं, बल्कि हमने सेमिनार भी अभी काफी बहुत करे हैं टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट वाइज में, कि आप केले के बीमारी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के हवाले से हम सेमिनार टाइम टू टाइम करते रहते हैं सर। जी सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने साथ साहब रिस्पॉन्ड किया, और मुझे उम्मीद है कि साथ साहब को जो है वो आप उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, और अगर आपको शकल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज सर डॉक्टर साहब अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि अगर आपको कर्शी फूड्स या कोई भी स्टेक होल्डर्स कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कांटेक्ट नंबर आ जाए। मैं भी अपनी डेटाबेस में बिल्ड कर लूंगा आपका नंबर। हाफिज महबूब साहब हमारे साथ अवेलेबल है, क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी हाफिज साहब, हाफिज साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? हाफिज महबूब साहब। ये सर जी प्लीज। सर हमारी आवाज आ रही है? जी जी हाफिज महबूब साहब आपकी आवाज आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमने को आपके प्रोग्राम में मदऊ किया। सर हमारा अर्ज ये है कि हमारे पास भी केला है, 50-60 एकड़ है, उसमें अपने हिसाब से उसको लगाते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं। हमारे पास भी कुछ मर्ज वगैरह अगले साल भी आ गया था, उसके लिए हमें सोना कंपनी वालों ने भी तावन किया। अच्छा, अल्लाह की मेहरबानी से वो नेमाटोड और कुछ आया था, तो वो काफी पेस्टिसाइड वगैरह लगाई, तो अल्लाह की मेहरबानी से वो हल हो गया। अभी आप कभी आए तो विजिट करें हमारे केले के, अभी इंशाल्लाह जैसे नवा केला हो गया था, अगली साल बरसात में भी काफी डैमेज हो गया था, तो अभी तो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहले से भी अच्छा हो गया है। और कभी मौका दे हमारी विजिट करें। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि ये जो आप बता रहे हैं कि इनकी जो है सारे काम वगैरह हो, तो उनमें हुकूमत का आपका तावन होगा तो सब कुछ कर सकते हैं। आप तावन करेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज में हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी जाफरी साहब। जी बहुत शुक्रिया हाफिज महबूब साहब, प्रोग्रेसिव ग्रोअर हमारे साथ एग्री सिंध से थे। हाफिज साहब फिजिकल आप सेमिनार का कह रहे थे, वर्कशॉप का, तो प्लान करेंगे हम इंशाल्लाह ना अपने इसी साल में ना, हैदराबाद के सराउंडिंग में, या जो आपका बनाना का हब है जिस जगह पे भी, वहाँ पे हम एक कोई फिजिकल वर्कशॉप या अपना सेमिनार कंडक्ट करेंगे, जिसमें आप फार्मर्स को फिजिकल ट्रेनिंग और उसकी जितनी भी वर्कशॉप से रिलेटेड मटेरियल है वो अपलोड करेंगे। बुकलेट्स होंगी हमारे पास, पम्फलेट्स होंगे, और हमने कुछ अगर इस पे एक प्लान कर रहे हैं कि इस पे अपना प्रोडक्ट मैनुअल बनाए बनाना पे, वो बनाना पे मैनुअल जब तक अगर प्रिंट हो गया तो उसकी कॉपीज आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की सजेशन है वेल टेकन। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी साल हम एक कोई फिजिकल एक्टिविटी भी इस पे कर लें। डॉक्टर जावेद तरीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैंड रेज है आपका। जी शुक्रिया जाफर साहब। मैं साद साहब और एक और हमारे दोस्त ने टिश्यू कल्चर के हवाले से और इसके पौधे फराम करने के हवाले से उन्होंने जो बात की, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा जो लसबेला डिवीज़न है और के वहाँ पे बहुत ज़्यादा केले की प्रोडक्शन होती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की, लेकिन वो सारे कन्वेंशनल और हमारे जो पुरानी वैरायटीज हैं वही प्रिवेल कर रही हैं। अब आप देखेंगे, अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट्स देखी हो, वहाँ पर जो अवेलेबल हैं वो क्यूबा की और इसकी जो बड़ी इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं वहाँ पर बनाना की,
तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर ये इनके पास अगर कोई ऐसी वैरायटी है, अगर वो हमारी नॉलेज में ले आए कि वो क्यूबा से इंपोर्टेड हो, एग्जॉटिक वैरायटीज, या फिलीपीन से, क्योंकि दुनिया में इनकी ज्यादातर जो है ना प्रोडक्शन जो है ना यूरोपियन मार्केट्स में भी, यूएस और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अवेलेबल हैं, और खासकर सऊदी अरब में भी। वो अगर हम इसकी जो क्वालिटी को अगर इसका क्या कहते हैं बंच का हम बेहतर कर सकें बनाना का, और उसके साइज के हवाले से भी, उसके कलर के हवाले से भी, तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। जी जी जाफर साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद करीम साहब। साहब साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? अगर कोई इंपोर्टेड वैरायटी क्यूबा से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई अगर इसकी अवेलेबिलिटी है, या आपके कोई सर्कल में कोई इस पे काम कर रहा है, तो जी सर, वैरायटीज के हवाले से तो ये है कि हम इस वक्त अपनी टिश्यू कल्चर लैब में ढाका, विलियम, ब्राजीलियन और इसके अलावा G9 ग्रैंड 9 जो है, ये वैरायटीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई सकज मिल जाते हैं तो हम कम टाइम में आपको ज़्यादा प्लांट्स जो है ना वो टिश्यू कल्चर के थ्रू, जो हमारी एक बहुत अच्छी एक माइक्रो प्रोपेगेशन की एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम इंशाल्लाह आपको, अगर आप हमें 2-3 सकज भी प्रोवाइड कर दें तो हम आपको कम टाइम में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे देंगे। और इसके साथ ये तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें अगर आपको किसी वैरायटी का कहीं से आपको नॉलेज है, या आप कहीं से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में हम अपनी लैब को मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी तो हम 50,000 पर ईयर कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। कृषि इंडस्ट्री का एक बहुत विजन है इसके ऊपर के जो है बनाना को सिंध के अंदर इंशाल्लाह हम 5 लाख पर ईयर कैपेसिटी के साथ इंशाल्लाह इसको डेवलप करेंगे। तो ये फ्यूचर में हमारा इंशाल्लाह एक बड़ा बिजनेस होगा। जी बहुत शुक्रिया साहब। डॉक्टर मुजाहिद अली साहब क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर मुजाहिद साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जाफर साहब। सबसे पहले मैं PH डेक का, राजा जुल्करनैन साहब का, फ्लावर साहब का, CEO साहब का और आपका निहायत मशहूर हूँ कि आप लोग जो है ना इतने अच्छे सेशन करवा रहे हैं हॉर्टिकल्चर को प्रमोशन और प्रोजेक्शन के हवाले से, और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी आज की। जैसे पहले माशाल्लाह बड़ा अच्छा कंटिन्यूटी चल रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है अलादीन साहब से कि ये पंजाब में मोस्ट इकोनॉमिकल एरियाज कौन से हैं बनाना की प्रोडक्शन के हवाले से, जहाँ मतलब फिजिबिलिटी बेहतर बनती है जी पंजाब में? डॉक्टर अगर अहमददीन साहब, ये पंजाब में जो बनाना के लिए सूटेबल रीजन्स हैं या क्लस्टर है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो इस पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज। डॉक्टर अहमददीन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है डॉक्टर अहमददीन साहब भी चलें कोई बात नहीं। अच्छा उस पे अनम्यूट करें, थोड़ा आपने सा। म्यूट हाँ जी किया जी डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट अनम्यूट आपने कर दिया मुझे? जी जी मेरी डॉक्टर साहब, आवाज आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। जिस तरह मैंने आज अपनी प्रेजेंटेशन दी थी तो उसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब में मैंने बताया था, सबसे पहले तो सिंध है ना, सिंध के अंदर तो हमारा सबसे ज्यादा केला जो है सिंध से ही आता है। खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद है, मटियारी, ठट्ठा, टंडवाला, यार, मीरपुर। जबकि हमारा जो पंजाब है, पंजाब का शेयर जो है ना बनाना के अंदर वो ना होने के बराबर है। तो उसके अंदर अगर हम अपना सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशंस देखें बनाना की कल्टीवेशन के वाले से, उसके अंदर नारोवाल है, ननकाना साहब है, साहिवाल है, खानेवाल का एरिया, मंडी बहाउद्दीन है। तो ये इसके लिए जो हमारी ज़मीन, आपको पता है सॉइल कंडीशन बेहतर ये भी चाहिए, हमें सॉइल को भी देखना होता है, एनवायरनमेंट दोनों। तो ये एक वाइड रेंज हमारी बनती है।
जो कि सेंट्रल पंजाब में साहिवाल ननकाना साहब कहा जाता है, और कुछ थोड़ा सा एरिया हमारा मंडी बहाउद्दीन का है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे बनाना की सूटेबल कल्टीवेशन हो सकती है। जी थैंक यू सो मच सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी हमारे पास और किसी साहब का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, जी अदरवाइज सर, मैं अपना डॉक्टर तरीन साहब की जो लास्ट क्वेरी थी कि वो न्यू कल्टीवर्स के जो अगर उनको सक्सेस वगैरह चाहिए या टिश्यू कल्चर चाहिए, तो मेरे ख्याल में इसके लिए बेस्ट सूटेबल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो टंडोजाम लैब है डीजी साहब के अंडर, और देन फिर वो जो अंदाज निजामानी साहब हैं, और देन जो सईद रहील शाह साहब हैं, उनके फार्म पे काफ़ी न्यू वैरायटीज़ हैं जो अंडर टेस्ट एंड ट्रायल हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन इन सब में पूरे सेमिनार में जो हमने एक चीज़ नोट की है कि आपने भी, जैसे अमन साहब ने भी पोटाश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, तो इस नो इट्स अलार्मिंग सिचुएशन के पोटाश का यूजेज जो है ना वो बहुत कम है, बल्कि नॉन सिग्निफिकेंट है ही नहीं। और बनाना जो है मेन पोटाश लवर है, और ये इतना सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, सॉइल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से भी इतना इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है कि जिसके लिए सबको जो है सोचने की जरूरत है। इसमें रिसर्च एक्सटेंशन और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर ये सिचुएशन रही तो हम सॉइल की सस्टेनेबिलिटी का जो है वो ख़राब कर बैठेंगे और फिर हम कुछ भी नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इस वक्त जो डिजीज़ हैं, जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल आ रहा है वो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का आ रहा है। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो वो भी फार्मर इकोनॉमी पे जो है इम्पैक्ट डालती है। तो मेरे ख्याल में इस पे अगर फोकस किया जाए तो डिजीज़ और ये चीज़ें जो है वो मैनेज हो सकती हैं। और बाकी तरीन साहब जो है वो डिजीज़ फ्री जो है प्लांट्स के लिए जो है वो सिंध रब्ता करें तो इंशाल्लाह ताला उनको काफ़ी नई चीज़ें उनको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया शफीकुर रहमान साहब। शफीकुर रहमान साहब, मैं आपका नंबर जो है वो डॉक्टर जावेद तरीन साहब से भी शेयर कर दूंगा, और वैसे शफीकुर रहमान साहब ने अपना नंबर चैट बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है। तो अगर किसी भी ग्रोअर को या स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग क्यूरीज आप बनानास, तो आप शफीकुर रहमान साहब को कॉल कर सकते हैं। तो इसके अलावा पीएच डेक के जो फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर जितने भी पेजेस हैं, आप उनके साथ भी इन टच रहें। जी जाफर साहब साहब। कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी? अ, जी जाफर साहब। जी सर, सर प्लीज जी डॉक्टर मैं जावेद। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मैं डिजीज फ्री के मतलब मैंने बात नहीं की, मैंने सिर्फ न्यू वैरायटीज की बात की थी, क्यूबा या उससे फिलीपीन से। मेरी ये आपसे अर्ज थी कि जी जी मेरे ख्याल से जाफर साहब ने मुझे कहा कि जी सर, या आप वो सॉरी नहीं नहीं अब आप प्लीज, जी डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं शफीकुर रहमान साहब के जो न्यू वैरायटीज हैं उस पे जो है वो बात की थी मैंने, डिजीज से रिलेटेड मेरा क्वेरी नहीं जी थी। जी बिल्कुल। तो अगर शफीकुर रहमान साहब न्यू वैरायटीज पे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा डॉक्टर साहब के साथ। नहीं थोड़ा सा मैं ऐड भी करना चाह रहा जी था सर, सर प्लीज। कि डिजीज के हवाले से मिड 90s में सिंध में जो है ना बंची टॉप वायरस की वजह से बनाना बिल्कुल वॉश आउट हो गया था। तो ये रिवाइव हुआ सिंध में बलूचिस्तान से, क्योंकि सिंध का अपना जो था वो वायरस इतना ज्यादा वो एपिडेमिक हो गया था कि उसने बिल्कुल तबाही मचा दी थी। तो फिर यहाँ से बलूचिस्तान से फिर डिजीज फ्री जो है ना बनाना के जो है ना वो पौधे दिए गए थे, फिर ये दोबारा सिंध में रिवाइव हुआ। तो हमारे यहाँ इशू अभी तक डिजीज का इतना नहीं है, मेनली इसी का है कि वैरायटीज का इशू है। मैं जी सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। राइट सर, राइट, थैंक यू सर। जी शफीक साहब, अगर जी जी वैरायटीज तरीन से साहब, बिल्कुल मैंने रिलेटेड। उसी पर्सपेक्टिव में जी मैंने इसी पर्सपेक्टिव में बताया था कि इस वक्त इस पे जैसे जाहिर है बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, तो एक भाई ने दूसरे भाई की मदद की है। बेसिकली मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत सारी न्यू वैरायटीज हैं जो यहाँ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके फार्म्स में मौजूद हैं और वो सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि हर फार्मर की अपनी एक कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं बेसिकली, तो हमारी नज़र में है। जैसे मैंने आपको रईशा साहब का नाम लिया है, इमदादुल्लाह निज़ामानी साहब हैं, मलूक निज़ामानी साहब हैं, नियाज निज़ामानी साहब हैं,
और शबीर शाह साहब हैं, बहुत सारे अच्छे, इब्राहिम शाह साहब हैं, यहाँ सोहेल जहेजो साहब हैं, बनाना पैक हाउस वगैरह, इब्राहिम शाह साहब टंडो व्यार में उन्होंने बनाना पैक हाउस बनाया हुआ है, उनके पास भी नई वैरायटीज़ हैं। तो थैंक यू। बिल्कुल नई वैरायटीज़ हैं जी। और बल्कि अभी मेरे नोटिस के मुताबिक हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर वो अभी बाहर भी कुछ अरसे बाद जा रहे हैं, वहाँ से कुछ और न्यू लाइन्स जो है ना वो इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, तो हम आपको कोऑर्डिनेट करवा देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। थैंक यू शफीक साहब। जी बहुत शुक्रिया शफीक साहब। मोस्ट डीजी साहब के आईडी से कुछ कहना चाह रहे थे पहले, तो उस वक्त डॉक्टर जावेद सीम साहब का क्वेश्चन था, तो सर बोलिएगा। डीजी एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध, आपका अनम्यूट है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। जी जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद इकबाल राजपूत प्लांट डिजीज का डायरेक्टर बात करूं। पहले जैसे मैंने आपको अर्ज की थी कि हमारे पास जैसे अभी कुछ देर पहले भी किसी साहब ने कहा कि 92 में बनाना बंच टॉप का इशू हुआ था, तो वो ज़ाहिर है वो हमारी पूरी टीम थी, रिसर्च ने बड़ा उस पर काम किया था, और उसकी मेन जो वजह थी उसको रिप्लेस करने की, हमने कहा था कि क्रॉप रोटेशन आप करें, क्योंकि उसी के जिसमें आ चुका था उसको रिप्लेस करें और नई वैरायटी लगाएं, उस वक्त इशू हुआ था। लेकिन इस वक्त भी हमारे पास जो सिंध के जो लोकल ग्रोवर है वो हमारी बसराई वैरायटी जो नॉन टिश्यू वाली है, ठीक है, वो लगा रहे हैं। लेकिन जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर हैं वो हमारे आज भी जो एग्जैक्टिव वैरायटीज हैं उनके पास फ्रूटफुली वो उसको ग्रो कर रहे हैं, बल्कि उसको मैनेज भी उन्होंने किया हुआ है। लेकिन मेन मसला हमारे पास आता है जो हमारे लोकल ग्रोवर है, जो कि 80% जो कास्ट कर रहे हैं, उनके पास यही लोकल वैरायटी आती है, और वो कहाँ से लेते हैं? अनवांटेड, जो जिनको जिनको पता नहीं होता कि वो कैसे सीड सर्टिफाइड है नहीं है, शक्कर उठा के लगा लिया। तो मेन प्रॉब्लम डिजीज की हमारे पास, क्योंकि मेरा तो डिपार्टमेंट प्लांट डिजीज का मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं तो पूरे सिंध को डील करता हूँ ना। और खास तौर पे मैंने जैसे अभी थोड़ी देर अर्ज की कि हमारे पास एग्जेक्टिव वैरायटीज के एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं, और जो हजरात रुजू करना चाहे मैं अपना सेल नंबर भी छोड़ता हूँ, हम उनको शक्कर्स भी देंगे, और उनको बनाना मैनेजमेंट के हवाले से जो भी हमारी एडवाइस सर्विस है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और TR4 जो कि आपको जानते हैं कि वर्ल्ड में इसका बड़ा इशू रहा है, और हमने सेकंड टाइम इसको 2022-23 में हमने इसको आइडेंटिफाई किया रेस 4 को। तो हमारा तो इसमें बहुत ज्यादा काम है ना। तो कोई भी ग्रोवर्स है, कोई भी बंदा जो सिंध के हवाले से मतलब आना चाहे, करना चाहे, या उनको वैरायटी चाहिए एग्जीक्यूटिव, वो हम 24 घंटे, हमारे डीजी साहब का हुक्म है कि 24 घंटे हम हाजिर है इस काम के लिए। जब भी आप कहेंगे हम आपको हाजिर मिलेंगे, और बाकायदा आपके साथ ताउन भी करेंगे। जी शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच खालिद इकबाल राजपूत साहब। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नंबर जो है ना वो चैट बॉक्स में शेयर कर दें। मैंने अपना नंबर भी ड्रॉप किया हुआ है, अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप किया हुआ है, तो आप मेरे साथ अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर लें, ताकि फ्यूचर में कोई भी एक्टिविटीज़ हम रिगार्डिंग बनाना या किसी भी प्रोडक्ट की जो जिसका क्लस्टर हमारा सिंध में है, जैसे चिलीज हो गई, बनाना हो गया, अनियन हो गया, मैंगोज हो गया, तो उसमें फिर हम आपके जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसको ग्रुप में रखेंगे हर एक्टिविटी में। पहले भी ग्रुप में रखते हैं, अभी आपका ये है कि आपका मेरे पास एडिशन हो गया एक नंबर का, तो बहुत शुक्रिया। आप अपना प्लीज नंबर शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि वो उस फिर फ्यूचर में एक दूसरे से कोलाबोरेशन में हमें आसानी रहे। अभी मेरे ख्याल है कंक्लूड करते हैं हम अपने इस सेशन को। मजीद अगर किसी साहब का कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो he or she can ask, otherwise I will conclude the session. जी बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने इस वेबिनार के लिए अपना कीमती टाइम निकाला। PHDEC पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी फुल थ्रॉटल के साथ इस विजन और इस मिशन के साथ काम कर रहा है कि पाकिस्तान में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, फल और सब्जियां, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम किया जाए, उनकी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे काम किया जाए, उनके हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स पे काम किया जाए, फार्मर्स को उनकी आगाही दी जाए ताकि उनके जो लॉसेस हैं, उनके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो कम हो सकें। उसके लिए हमने वैल्यू एडिशन पे भी एक सीरीज का इनेकाद किया जो अभी चल रहा है, ताकि वैल्यू एडिशन जहाँ पे इंटरवेन कर सके PHDEC, वहाँ पे PHDEC अपना रोल प्ले करे। और इसके अलावा फिनोलॉजिकल सर्कल
में जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम वेबिनार्स कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेजेस पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम पहुंचाते रहें। और जो भी हमारे अपकमिंग वेबिनार्स हैं, सेमिनार्स हैं, फिजिकल वर्कशॉप्स हैं, उनकी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। क्योंकि अगर आप एक चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगी तो आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। एंड लास्टली, हमारा जो भी वेबिनार हम कंडक्ट करते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग्स अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो डाल देते हैं। तो आप जो अपलोड हमने जितनी भी की हुई है अपनी, इससे पीछे 30-40 वेबिनार कर चुके हैं हम, तकरीबन 15 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे, वो अवेलेबल है। अगर उसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और वैल्यू एडिशन, 15 तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट पे 3 वेबिनार कर चुके हैं। तो तकरीबन 40 से 45 हमारे वेबिनार्स अवेलेबल होंगे, अपलोड किए हुए हैं हमने। तो आप काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोगों की जब तक इंकरेजमेंट, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो तब तक हमें हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। आपकी मोटिवेशन हमारे लिए एक एनर्जी बूस्ट साबित होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम हो सके अपना वर्क स्पीड को बढ़ा सकें, अपनी एक्टिविटीज को एक्सपेंड कर सकें। मेरा नंबर चैट बॉक्स में मौजूद है, अवेलेबल हूँ मैं हर वक्त। जब आप कोई भी क्यूरी हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, पूरी एग्री टीम अवेलेबल है। राहिल साहब हैं, खावर नदीम साहब हैं, जुल्करनैन साहब हैं, जरबख्त साहब हैं मेरे साथ बैठे हैं, और मैं अवेलेबल हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इन टच रहिए, हमारे वेबिनार्स को अटेंड करते रहिए। जितने मैक्सिमम लोग होंगे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो होगी। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हामी व नासर, अल्लाह हाफिज।